तो हम आज सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ होगा बेसिकली इस सीरीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो पूरी पोर्शन है वो पूरी पोर्शन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। S001 के नाम से मैं शुरू करूँगा सारे सीरीज। और 12th का सीरीज़ का पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें ये दो टर्म से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज और कोई भी ये चार्ज हो सकता है। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रेस्ट में। मतलब ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज का रेस्ट में होने के कारण जो डिफरेंट हमें इफेक्ट देखने को मिले, तो उसके कारण जो भी फेनोमेना डेवलप होगी वो सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग कौन कौन से पोर्शन कवर अप करेंगे मैं वो सबसे पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। कंटेंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इसकी डेफिनेशन कैसा है। ठीक है, सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर रिमाइंड करो क्लास 11th में आपने पढ़ा था मास, है ना। और मास के कारण आपने पढ़ा था एक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, दो मास के बीच में अगर ये m1 है, अगर ये m2 है, दोनों के बीच में अगर एक डिस्टेंस r है, इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स होती थी वो फोर्स इस तरीके से हम लोग लिखते थे G m1 m1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगी, चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर का टॉपिक क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग यहाँ पर पढ़े होंगे क्लास 11th में मास के कारण जो फील्ड क्रिएट होती थी उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ लाइंस क्रिएट होगी जो कि फोर्स को कन्वे करने के लिए, है ना, जो फोर्स लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसको हम लोग इस टर्म नाम से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गॉस लॉ और ये कूलम्ब्स लॉ, एक्चुअली दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक्चुअली क्या है ना, एक से दूसरे को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 6.1 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के एप्लीकेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर में और भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, वो हो गई आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर पोटेंशियल, मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर जगह में पोटेंशियल बराबर हो। इससे भी क्वेश्चन पूछी गई है चाहे सीबीएसई हो या जैक में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जगह का। के बाद की पॉइंट क्या है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं हमारा इस तरीके का कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम कोई चार्ज को रख देते हैं, इस पर क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्टडी इस टॉपिक में हम लोग करेंगे आगे। के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जब सेम अमाउंट के दो अपोजिट चार्जेस को हम एक बहुत ही कम डिस्टेंस के बीच में रखते हैं ना, ये अगर माइनस क्यू और अगर ये प्लस क्यू है, तो इस तरह के कन्फिग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, और शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं हम इसको कभी कभार। ठीक है, टर्म का। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ये, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ भी एक चैप्टर डिस्कस होता चलेगा ये टॉपिक, है ना। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि ये पूरी थ्योरीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में आएंगे। और इस न्यूमेरिकल सेक्शन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एससी वर्मा के जितने प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ जो भी न्यूमेरिकल
हम लोग कोशिश करेंगे कि नीट वगैरह के जितने प्रॉब्लम्स आए हैं या जेई के प्रॉब्लम्स आए हैं, जितने प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पाएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स, मैं एक लेक्चर सीरीज ही शुरू करूँगा थ्योरीज के साथ, एक न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज, इसमें सब चीज़ों को मैं डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर बोर्ड्स आइदर सीबीएसई और जैक और आईसी, है ना, और एनी अदर स्टेट बोर्ड्स, है ना, कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम अपियर कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा मेनली सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मैं इनको डिस्कस करूँगा, साथ में जैक के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल पोर्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनको मैं डिस्कस करूँगा, बाकी जो थ्योरेटिकल वाले पार्ट है तो इसी में हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग क्लास 12 की कंसेप्ट शुरू करेंगे तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में एक्चुअली में क्या है कि जो चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़े हो, ठीक है, चीज़ों की कुछ रिविजन आपको चाहिए 12th की कंसेप्ट समझने के लिए। पहला तो है कि ये बेसिक है, यूनिट एंड डायमेंशन की कंसेप्ट आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है, ठीक है, जब आप क्लास 12 की कोर्सेज हम लोग शुरू करेंगे। वेक्टर की कंसेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, उसकी डॉट प्रोडक्ट, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट, की डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, सारी चीज़ों का हमको अच्छे समझना पड़ेगा। देन थर्ड वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड फोर्थ वन कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन की जो कंसेप्ट है ना, वो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप चल जाओ, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछी जाती है, इसलिए ये चैप्टर को आप हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में हम लोग वेक्टर की जो बेसिकली काम आएगी डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट, है ना, यूनिट वेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये बेसिक चीज़ों को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा आपको जानना है, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो हम लोग कार्टेशियन के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों का हम लोग अभी डिस्कस, ये आगे के सीनियर क्लासेस के लिए हैं, तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसकी बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस, और दैट इज योर जेड एक्सिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी को एक्स वाई जेड में दर्शा सकते हैं आप ऐसे इसकी पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, आर पोजीशन वेक्टर, आर बराबर कितना होगा एक्स माइनस जीरो, है ना, ये हमारी सेंटर हो गई, विभिन्न सेंटर 0 0, देन एक्स माइनस जीरो आई कैप, वाई माइनस जीरो जे कैप, जेड माइनस जीरो, तो ये आपकी हो गई पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप, जे कैप और जेड कैप, ये जो आपकी पोजीशन वेक्टर है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, है ना, इन वेक्टर पोजीशन वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, और उसके बाद जैसे कि आपके डेरिवेटिव हैं, है ना, डेरिवेटिव कैसे आप करते हो, डेरिवेटिव के जो बेसिक फार्मूलाज हैं, डेरिवेटिव को तो बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन मेन जो यूज़ होगा इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, है ना, ठीक है, खासकर इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, ये इंटीग्रेशन का पूरा यूज़ होगा जब हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। गॉस लॉ का जब एप्लीकेशन का काम करेंगे वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इस इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर का, इन कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर में जो पूरी कंप्लीट स्टडी है वो किसके बारे में है, वो कंप्लीट स्टडी है
चार्ज के बारे में, चार्ज को सेंटर करके, इसको हम लोग सेंटर में कर लेंगे और इसके कारण जो भी चीज़ें होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये कोई अगर हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज अगर ये हमारा क्यू है, इसके कारण क्या क्या चीज़ों का क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना, वो हो सकती है इसके कारण दो क्वांटिटी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एंड दो स्केलर क्वांटिटी के कारण जनरेट होती है, एक होती है स्केलर पोटेंशियल वी एंड इसका एक एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। ये बेसिकली दो स्केलर क्वांटिटी, टू स्केलर टू वेक्टर हियर, सॉरी, और यहाँ हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, इनके बीच में ही मेन डिस्कशंस है एक्चुअली। हमें आइदर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी पड़ेगी, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, आइदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी, और आइदर वर्क डन और एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ये दो जो वेक्टर क्वांटिटी, ये डिफिकल्ट है निकालना, क्योंकि इनके साथ क्या एसोसिएटेड है, इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो डायरेक्शन एसोसिएटेड है अलग अलवाइज, और ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए इनका कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं कि भाई चार्ज क्या है। चार्ज के लिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा, देखिए चार्ज क्या है ना, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेसिकली किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटेड होता है, अगर इसके साथ एसोसिएटेड होते, जो चार्ज हमने बोला, ये चार्ज एक्चुअली में क्या है, ये कुछ जगह घेर रहा है, तो ये एसोसिएटेड किसके साथ है, मैटर के साथ है। जो चार्ज है ये एसोसिएटेड है, इसके साथ है, मैटर के साथ एसोसिएटेड है, और जिसके कारण क्या होता है, ये आइदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट, आइदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, आइदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और आइदर मैग्नेटिक इफेक्ट, इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही क्या कर सकता है, या तो प्रोड्यूस कर सकता है, और ये प्रोड्यूस कर सकता है, या क्या कर सकता है, इस दोनों को फिल भी कर सकता है। बात समझ में आ गई, ये हो गई चार्ज की आपकी डेफिनेशन, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल नेचर जो होता है, ठीक है, मैटर का, जब भी कोई भी मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाता है ना, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकल नेचर हमको देखने को मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ अ मैटर इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस समझ में आ गई क्या है, कोई भी बॉडी का चार्ज होने का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम ये बताएं आपको, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स है वो क्या हो जाना, घट जाना। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब कोई भी बॉडी का चार्ज होना, आइदर वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, आइदर वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना, कोई भी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज होना या नेगेटिव चार्ज होना, इसका मतलब क्या होगा, उस बॉडी में आइदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई होगी, मतलब उसमें उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या होगी, बढ़ोतरी हुई होगी, या उसमें घटती हुई होगी, कमी हुई होगी, ठीक है। जब कोई मटेरियल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जब कोई मटेरियल में हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ले लाएंगे ना, उसमें हम भरेंगे ला के कहीं से, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा वो बॉडी। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जिनके विषय में हम डिस्कस करेंगे उसमें तो मैं बता देता हूँ आपको, चार्ज के लिए हमने यहाँ कॉलम बना के रखा है, जैसे कि पार्टिकल है, ठीक है, पहला पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल क्या होता है, ई, है ना, ई के ऊपर यहाँ माइनस सिंबल लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये आपको याद रखना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसकी चार्ज कितनी होती है, ई, है ना, इधर
ई की वैल्यू कितनी होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और इसकी मास कितनी है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसकी चार्ज किसके बराबर होती है, इसकी चार्ज भी ई के बराबर होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। दोनों का मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखोगे वो माइनस ही लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी माइनस ही, है ना। इसलिए यहाँ पर भी एक माइनस लेंगे हम, और हमने माइनस डाल दिया। लेकिन प्रोटॉन का चार्ज के लिए प्लस में, प्लस लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे। क्लियर हो गई। न्यूट्रॉन जो हो गई, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, बट इसकी मास कितनी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1.675 टू 10⁻⁻27 kg। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। अब सवाल ये हो सकता है आपका कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिवली होता है, ठीक है, और जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन है ना, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल क्यों है, मतलब इसमें चार्ज ज़ीरो क्यों है, ऐसा क्यों है भाई। और इनका जो सबसे पहले कौन बताया इसके बारे में, तो इसके बारे में जो सबसे पहले जिसने इसके बारे में डिफाइन किया था, चार्ज जिसने असाइन किया था बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के एक साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो प्रोटॉन में चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसको डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, इसको हम लोग एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन की चार्ज क्या है ना, यहाँ पर दो पार्टिकल है, देखिए यहाँ जो पार्टिकल्स हैं ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। इनको समझने का थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लेकिन मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। इस यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, एक हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, और इधर आपके दो हो गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लास है ना, पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन बहुत सारे पार्टिकल में हम लोग क्लासीफाई किए हैं पार्टिकल्स को, है ना। जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है ना हम लोगों ने। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया है, एलिमेंट को क्लासीफाई किया है। उसी तरीके से थोड़ा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये तीन पार्टिकल्स हैं, ये जो तीन पार्टिकल्स हैं हमारा, ये तीन पार्टिकल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्चुअली इसको क्लासीफाई करते हैं ना। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो दो, बहुत सारे कैटेगरीज हैं पार्टिकल का ना, बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं हम इसको, एक को हेड्रॉन्स और दूसरे को लेप्टॉन के टर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन है लेप्टॉन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जो आपके प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं ये बेसिकली आपके हेड्रॉन्स के कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी हेड्रॉन्स होते हैं ना, वो सारे हेड्रॉन्स का क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या है, ये जो आपका प्रोटॉन है और ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर, मतलब अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर मान लीजिए ये प्रोटॉन है आपका, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने से इसके अंदर से तीन छोटा छोटा इस तरीके का पार्टिकल निकलता है, ठीक है। समझ में आई बात, इसके अंदर क्या रहता है, इस तरीके का तीन पार्टिकल रहता है, ठीक है। ये जो पार्टिकल रहता है इसके अंदर में, ये सारे पार्टिकल्स का नाम क्या है, क्वार्क्स, इनका नाम है क्वार्क्स, ठीक है। और इसके अंदर में क्या क्या क्वार्क्स रहते हैं, इसके अंदर में आप क्वार्क्स रहते हैं और डाउन क्वार्क्स रहते हैं। तो इसके अंदर में प्रोटॉन के अंदर जो रहते हैं, इसके अंदर दो अप क्वार्क रहते हैं और एक डाउन क्वार्क रहते हैं। मैं डिफाइन करूंगा क्यों ऐसे होता है, ठीक है।
आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से बना होता है और उसके अंदर भी क्या होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में आपको मैंने यहाँ डिफाइन कर ही दिया। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस में पहला होता है कि पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड क्या होता है नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है वो आप मैंने डिफाइन किया थोड़ा देर पहले, फिर से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है, करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई चार्ज पर यूनिट टाइम पे फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं Q बराबर आई टाइम टी। इसी से हम इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, एसआई में। इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और ये एम्पियर सेकेंड को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, कूलम के बराबर लिखते हैं। ये याद रखने वाली बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी, एम्पियर ए के लिए और टाइम के लिए टी लिखी जाएगी। तो इसकी डायमेंशन किस तरीके से लिखी जाएगी, ए टी। क्लियर है। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूज करते हैं चार्ज के लिए वो है एम्पियर आवर। एम्पियर आवर का मतलब क्या, आवर से हम देखो इसको अगर एम्पियर हम लिखा लें तो 1 एम्पियर और आवर, 1 आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो गुना कर दो 1 एम्पियर टाइम 3600, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 कूलम। तो 1 एम्पियर आवर बराबर कितना होता है 3600 कूलम। बात समझ में आ गई। सेकंड जो प्रैक्टिकल यूनिट, ये टर्म आप बहुत सुने होगा, फैराड। जब भी आप कोई कैपेसिटर वगैरह लेते हो उस जगह में फैराड फैराड लिखा रहता है, आप देखोगे। तो फैराड का यूनिट क्या होता है, अभी चार्ज का यूनिट है, ये किसके बराबर होता है, फैराड बराबर कितना होता है, बेसिकली 1 फैराड बराबर कितना होता है 96500 कूलम, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रैक्टिकल यूनिट, ये सब न्यूमेरिकल पर्पस में काम आते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि जो चार्ज का हमने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हमने बताया था कितना, माइनस, बेसिकली ई का वैल्यू मैंने लिखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगी उसकी केवल मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इतनी चार्ज होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन ले लेंगे, और प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो नेगेटिव लेंगे और प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। बस इतनी सी बात है। इसका जो कैलकुलेशन किया था, फेमस एक एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोल के। ठीक है, मिलिकन्स ने क्या किया था, वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखाया था कि जो क्वांटा ऑफ चार्ज है, क्वांटा ऑफ चार्ज है मतलब क्वांटा का मतलब क्या है, ये मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है। ठीक है, दैट इज ए क्वांटा ऑफ चार्ज, और उसने इसको एचसीएफ मेथड से कैलकुलेट करके बताया था कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्वांटा ऑफ चार्ज किसने डिराइव किया था, तो मिलिकन्स ने डिराइव किया था। कौन सा मेथड यूज करके, मिलिकन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था, मिलिकन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसका जो मेथड था क्या था, वो एचसीएफ मेथड यूज किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेथड। और इसमें और कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि 1 कूलम की वैल्यू कितनी होती है ना, 1 कूलम की वैल्यू स्टर रेडियन में होती है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मैंने डिफाइन कर दिया है। एब्सोल्यूट कूलम की वैल्यू कितनी होती है, 1 एब्सोल्यूट कूलम की वैल्यू 10 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, 1 फैराड की वैल्यू मैंने आप पहले भी लिखा था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 96500 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेसिक चीज़ों पर, थोड़ा सा और एडवांस पार्ट में आते हैं। जो चार्ज हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज़ और 5 प्रॉपर्टीज़ और 4 प्रॉपर्टीज़ और 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैं वो आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी केवल मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं लिखी जाएगी, पहला चीज़ है। सेकंड क्या, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब क्या, अगर इस बॉडी में, अगर ये बॉडी हमारा, ठीक, और ये कोई दूसरा बॉडी, इस तरीके का कोई दूसरा बॉडी है, ये बॉडी हमारा पी है,
ठीक है, ये बॉडी हमारा दूसरा बी बॉडी है। तो ए बॉडी से हम बी बॉडी तक क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ थर्ड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे कि हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था कि मास अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट चार्ज की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जब भी चार्ज होगा तो चार्ज अकेले कभी नहीं होगा। चार्ज एसोसिएटेड किसके साथ होगा, मास के साथ होगा। ठीक है, चार्ज को रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, वो जगह क्या है, वो जगह मास। समझ में आई बात? चार्ज कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए किसकी जरूरत है, मास की जरूरत है। ठीक है, इससे हमें कुछ कुछ कंक्लूजन्स मिलता है। इससे पहला क्या है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। दैट इज, इससे क्या हमको पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। इसका मतलब हो गया कि कहीं अगर चार्ज है, कहीं अगर चार्ज है, मानो मेरे को बोला कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, मतलब चार्ज कहाँ पर है, चार्ज हवा में तो कहीं होगा नहीं, फ्री स्पेस में तो कहीं होगा नहीं। तो चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, कोई जगह चाहिए। इसका मतलब ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मास। तो चार्ज होने का मतलब ही क्या होगा, चार्ज का एग्जिस्ट होने का मतलब ही होगा वहाँ पर मास भी एग्जिस्ट करता है। पहला चीज। सेकंड चीज क्या, अगर कोई बॉडी में चार्जिंग हमने किया, चार्जिंग करने का मतलब क्या, कोई बॉडी को चार्जिंग करने का मतलब क्या है, कोई बॉडी को अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं, चार्जिंग करने का मतलब आइदर इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, है ना, आइदर इसको हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं या नेगेटिवली चार्ज करने से क्या होता है, उस बॉडी का मास में चेंज होता है। क्या होगा, उस बॉडी का मास में चेंज होगा। याद रखिए, जब भी कोई बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उस बॉडी का मास में चेंज होगा। ठीक है, अब कैसा चेंज होगा, जब कोई बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, जब कोई बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, तो उस बॉडी का क्या होगा, मास डिक्रीज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब मैंने आपको बताया था, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो जब कोई बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इधर देखो, अगर मान लो ये हमारे एक ऐसा बॉडी है, बॉडी ये हमारा ये बॉडी है, इस बॉडी से हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हमारा, ये बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन गया, हमारा एक इलेक्ट्रॉन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ए में कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत ही नेग्लिजिबल मास है, इसलिए हमें फील नहीं होता है। जब कोई बॉडी चार्ज होता है उसमें जो मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो हमें फील नहीं होता, बहुत ही मिनिमम मास है। देखिए 10⁻31 kg का ऑर्डर है, बहुत ही मिनिमम मास है। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए, कोई भी बॉडी को अगर हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं कि उसको नेगेटिव चार्ज गिवन कर दिया, मगर नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उस बॉडी का मास इंक्रीज हुआ। नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या, अगर ये बॉडी है, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, मतलब क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की मास मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 kg बढ़ जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी बॉडी का नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या होगा, मास का इंक्रीज हो जाना। और कोई भी बॉडी का पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या होगा, उस बॉडी का मास में डिक्रीज होना। ठीक है, ह्रास होना, मास का ह्रास होना, कम होना, घटोतरी होना उसका। ठीक है, अब देखिए द नेक्स्ट पॉइंट, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है चार्ज किस फॉर्म में होगा, इंटीजर ऑफ बेसिकली क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, है ना। क्वांटा ऑफ चार्ज जो है, क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, यही ई है। तो क्या होगा, जब भी कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, कहीं भी चार्ज होगी, किस फॉर्म में होगी, एन के फॉर्म में होगी। और एन क्या है, एन है आ, ये +-1 +-2 डॉट डॉट, है ना। ये आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको इस तरीके से भी किसी किसी बुक्स में लिखा गया है, U इज इक्वल टू +-NE, और एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है
कि भाई जब भी कहीं चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरा जगह, इसी फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का होगा चार्ज में ट्रांसफ़र। ठीक है। अब सवाल ये है कि ऐसा है तो जो क्वार्क के चार्ज हैं, कहीं भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो किस फॉर्म में होगा, एनी का फॉर्म में होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट बताता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस जगह में। जैसे क्वार्क की चार्ज होती है, आप क्वार्क मैंने वहाँ लिखा था, यू का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आप क्वार्क, है ना। आप क्वार्क की जो चार्ज होती है ना, इसमें जो चार्ज होती है वो +2/3 होता है। ठीक है। और मैंने वहाँ पर लिखा था डाउन क्वार्क, क्या लिखा था मैंने, डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क में चार्ज कितना होता है, -1/3। तो मैंने क्या बोला था, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में दो आप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। तो देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो दो आप का मतलब 2/3 और सेकंड 2/3 और एक -1/3। तो देखिए ये कितना के बराबर आ जा रहा है, ये ई के बराबर आ जा रहा है। इसलिए प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, ई का चार्ज होता है। इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। कि अब सवाल है, तो फिर ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा देर पहले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज एनी का फॉर्म में होना। तो भाई यहाँ तो एनी नहीं है ना, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर नहीं है, 2/3 भी इंटीजर नहीं है और 1/3 भी इंटीजर नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अब केवल हम अगर नंबर के फॉर्म में समझेंगे, इंटीजर के फॉर्म में समझेंगे तो नहीं। क्वांटाइज्ड का मतलब होना पैकेट, ये पैकेट छोटा भी हो सकता है और ये पैकेट बड़ा भी हो सकता है। मतलब जब भी कोई चार्ज रहेगा पैकेट का फॉर्म में रहेगा, वो खुला हुआ फॉर्म में नहीं होगा, टूटा हुआ फॉर्म में नहीं रहेगा। बात इससे है, समझ में आई बात। इसीलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, चार्जेस कंजर्व्ड, है ना। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा, चार्जेस कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है, चार्ज कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसके साथ में और एक पॉइंट हम लोग को जोड़ देना है, चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम में होगी, आइसोलेटेड सिस्टम में होगी, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगी। बात समझ में आएगी। और आइसोलेटेड सिस्टम आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि जिस सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जा नहीं सकता या बाहर से कोई चीज़ अंदर आ नहीं सकता, सीधी सी बात है। मैं मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई आइसोलेटेड सिस्टम, और इसका आइडियल एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स है ना। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे आइडियल एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स है। तो ऐसा कोई सिस्टम अगर वो आइसोलेटेड है तो उस जगह में चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है, अगर चार्ज मान लीजिए एक जगह से घट रहा है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है इस जगह में और ये हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर इस जगह में चार्ज घट रहा है, इस जगह में अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो कोई दूसरा जगह में चार्ज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। बोलने का मतलब क्या है कि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ आपका इंक्रीज हो रहा है। टोटल चार्ज जो इस आइसोलेटेड सिस्टम में होगी, अगर यहाँ पर 10 कूलम थी, ये हमेशा 10 कूलम ही रहेगा, इसमें कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम का। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा चार्ज क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। एंड नेक्स्ट 6th वन क्या है, 6 जो है वो है क्या, चार्जेस इनवेरिएंट। चार्जेस इनवेरिएंट, तो चार्ज इनवेरिएंट की बात अगर हम लोग देख लें, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या है, चार्ज वेरी नहीं करता। क्या नहीं करता, चार्ज, चार्जेस इनवेरिएंट, चार्ज वेरी नहीं करता, वो फिक्स्ड वैल्यू है इसका। ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं डिस्कस